Hello. 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 My name is Varun. Today again we are recording the extensive series of daily news analysis from Aditya Civil Service. This is the class from today's newspaper, that is 23rd of January 2022. और आज का जो न्यूज़पेपर हम देखेंगे उसमें सारे न्यूज़पेपर में जो मेनली आर्टिकल जो है वो दो आर्टिकल्स ही ज़्यादा कवर किया है, एक एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड और सेकंड जो आर्टिकल है वो आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आज बर्थ एनिवर्सरी है, 125th बर्थ एनिवर्सरी है, उसको गवर्नमेंट ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के रूप में निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। ये दो आर्टिकल है, लिटिल बिट बायोग्राफी अबाउट द prominent leader from Indian freedom struggle, that is नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एंड फर्स्ट आर्टिकल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। दल बदल कानून जो है ये किस तरह से आया पिक्चर में। ठीक है, तो अगर हम दल बदल कानून किस तरह से पिक्चर में आया तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके राजीव गांधी की सरकार ने दल बदल कानून को अमली जामा पहनाया था। ठीक है, ये किस तरह से आया, ये पिक्चर में किस तरह से ये कानून आया, तो अगर आप देखें इस कानून में तो उससे पहले क्या था कि कोई भी लीडर जो है वो किसी भी पार्टी के साथ जा सकता है। ठीक है, ही कैन चेंज हिज पार्टी फ्रिक्वेंटली, मतलब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी पार्टी से इलेक्ट हुआ है और वो फ्रिक्वेंटली बिकेम द मिनिस्टर और मनी पावर के कारण ही कैन चेंज हिज पॉलिटिकल पार्टी, और जिससे गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी का दौर नहीं था, मतलब गवर्नमेंट जो था वो अस्थिर सरकार होते जा रहा था। इसी कारण राजीव गांधी की सरकार ने 1952 में दल बदल कानून लाया और उसके लिए उनको संविधान को बदलना पड़ा, दैट इज द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 52वां संविधान संशोधन करना पड़ा और वो 1985 में किया, जिससे दल बदल कानून अमली जामा पहनाया। इसके साथ ही 10th शेड्यूल को भी ऐड किया है। ठीक है, शेड्यूल अभी 12 शेड्यूल है, तो 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 52nd 52वां संविधान संशोधन करके राजीव गांधी ने दल बदल कानून को अमली जामा पहनाया। ठीक है, और ये कब किया? 1985 में किया। किसने किया? राजीव गांधी की सरकार ने किया। इसके साथ ही 52वां संविधान संशोधन भी किया और 10th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी किया। लेटर जो है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 91वां संविधान संशोधन करके 2003 में कुछ और बदलाव किया गया, उस एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ और बदलाव किया गया। ठीक है, वो बदलाव इस तरह से हैं कि इसको बदलाव को हम लोग बाद में देख लेंगे, बट ये देखते हैं कि किस तरह से किसी पर्सन पे डिफेक्शन लग सकता है। पहले हम सबसे पहले देख सकते हैं कि कोई पर्सन अगर अपना दल बदलता है तो किस किस सिनेरियो में उसके ऊपर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा, और फिर हम लोग 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखेंगे। ठीक है, व्हाट आर द सिनेरियो ए पर्सन कैन फेस एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब इससे पहले कि बहुत सारे कमिटी ने भी रिकमेंड किया था कि आपको एंटी डिफेक्शन लॉ लाना चाहिए, सरकार को एक दल बदल कानून लाना चाहिए। वो कमिटी था कि लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था भारत सरकार को कि आपको दल बदल कानून लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने इटसेल्फ रिकमेंड किया था भारत सरकार को कि आपको दल बदल कानून लेना चाहिए। तीसरा था कि नेशनल कमीशन फॉर द रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसने भी बोला कि आपको दल बदल कानून लाना चाहिए। और चौथा जो था दिनेश गोस्वामी कमेटी, दैट इज द, ये कमेटी का जो रिकमेंडेशन बना इसके बाद ही आपका दल बदल कानून आता है। ये सब ने सजेस्ट किया और ये कमेटी दिनेश गोस्वामी कमेटी था, ये इसके लिए अपॉइंट ही किया गया था ताकि उसने बहुत सारे सेलिएंट फीचर अपने दिए कि इस तरह से आप दल बदल कानून को लाए। तो किस तरह से किसी पर्सन पर, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर और किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर के मेंबर पर, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर पर दल बदल का कानून लग सकता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है और उसकी सदस्यता जा सकती है, वो हम देखते हैं आगे वाले स्लाइड में। अब किस तरह से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, वो उसकी सदस्यता जा सकती है इफ यू डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। फर्स्ट जो है कि अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से अपनी मेंबरशिप ही दे दे, अपनी मेंबरशिप गिव अप कर दे। फॉर एग्जांपल एनी लीडर इलेक्टेड फ्रॉम, फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जो है अपना मेंबरशिप जो है इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से, अपना इस्तीफा देकर वो भी समाजवादी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर दिया उत्तर प्रदेश में। तो उनके ऊपर भी दल बदल कानून लगेगा क्योंकि उन्होंने अपना मेंबरशिप गिव अप कर दिया। ठीक है, तो गिव अप कर दिया तो उनकी सदस्यता चली गई।
वो एज ही इज नॉट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अगर कोई भी कैंडिडेट अगर अपना, ठीक है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी अपना मेंबरशिप, अगर अपने पार्टी का मेंबरशिप छोड़ देता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। दूसरा है कि अगर कोई भी एमपी और एमएलए, ठीक है, वो अपने पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट करता है, कि फॉर एग्जांपल पार्टी का जो विप है उस विप या पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर वो वोट करता है, ठीक है, इन द लोकसभा, राज्यसभा और इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्टी ने विप जारी किया, डायरेक्शन जारी किया, उस डायरेक्शन से अगेंस्ट अगर वो वोट करता है तो उसके ऊपर अगेन दल बदल का कानून लगेगा और उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। दल बदल का कानून लगने का मतलब उसकी सदस्यता इटसेल्फ खत्म हो जाएगी, एज ए जिस पद पर है उससे उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। फर्स्ट कि अगर वो अपनी पार्टी को फर्स्ट ये है कि अगर वो अपनी पार्टी चेंज करता है, मतलब अपनी पार्टी से मेंबरशिप दे देता है, अपना मेंबरशिप गिव अप कर देता है, अपना पार्टी चेंज करता है, तो उसके ऊपर दल बदल का कानून लगेगा। दूसरा कि अगर वो अपने पार्टी में जो डायरेक्शन मिला है, जो विप मिला है, उसके अगेंस्ट अगर वो वोट करता है, इफ यू वोट अगेंस्ट द विप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। तीसरा है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, ठीक है, निर्दलीय उम्मीदवार है, और अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, इफ यू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो दिस थिंग इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द एंटी डिफेक्शन लॉ, कि अगर कोई इंडिपेंडेंट निर्दलीय है और वो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसका सदस्यता चला जाएगा। और चौथा जो क्राइटेरिया है कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, चाहे विधानसभा में और लोकसभा या राज्यसभा में, कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का प्रोविजन है और राज्यसभा में 12 का प्रोविजन है, और एट द सेम टाइम विधानसभा और विधान परिषद में अगर नॉमिनेशन का प्रोविजन है, तो वहां से अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर 6 मंथ, मतलब जब से वो नॉमिनेट होकर गया है उसके 6 मंथ बाद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। 6 मंथ, विदिन 6 मंथ अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी मेंबरशिप नहीं जाएगी। ठीक है, विदिन 6 मंथ इफ यू ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी हिज मेंबरशिप नहीं जाएगी, बट आफ्टर 6 मंथ इफ यू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। ठीक है, तो हमने 4 किस पर्सन पे, मतलब कौन से कैंडिडेट्स पे ये एप्लीकेबल होगा, अगर वो अपनी पार्टी का मेंबरशिप त्याग देता है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। दूसरा है कि अगर वो पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट करता है देन उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ एप्लीकेबल होगा। थर्ड ये है कि अगर वो इंडिपेंडेंट मेंबर है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है देन उसके ऊपर दल बदल कानून एप्लीकेबल होगा। और चौथा जो है कि अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, निर्वाचित, मतलब नॉमिनेटेड किया गया है, तब अगर वो 6 महीने के बाद, निर्वाचन होने के 6 महीने बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर दल बदल कानून एप्लीकेबल होगा। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। ये तो हुआ, बट इससे पहले हमने देखा कि सरकार ने 91st कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंडमेंट किया। फर्स्ट तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये सारे प्रोविजन सरकार ने लाए जो भी हमने देखे, बट फिर सरकार ने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 91वें संविधान संशोधन किया 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, और इसने एक बहुत बड़ा काम किया। अगर आप देखें तो आपको अगर मेमोराइज होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी इटसेल्फ इज ए कोलिशन गवर्नमेंट, वो एक गठबंधन की सरकार थी, बट उन्होंने 2 काम किया जो कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा वर्क था। फर्स्ट जो काम किया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज है उसको 15% कर दिया, कि जितने भी लेजिस्लेचर का जो स्ट्रेंथ होगा, चाहे लोकसभा का जो स्ट्रेंथ होगा और विधानसभा का जो स्ट्रेंथ होगा, उसके स्ट्रेंथ का जो 15% जो होगा उतना ही आप कैबिनेट का जो साइज होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज होगा वो उसका स्ट्रेंथ का 15% ही होगा। और दूसरा उन्होंने किया कि अगर 2/3 मेंबर, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मर्ज, 2/3 मेंबर फ्रॉम ए पॉलिटिकल पार्टी मर्ज टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से 2/3 मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके मर्ज करते हैं तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। जैसे कि एलजेपी में हुआ था, चिराग पासवान को छोड़ करके जितने भी 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बीजेपी के साथ अपना, वो पारस के साथ रहना पसंद किए थे, पशुपति पारस के साथ पसंद किए थे, बट एक जो है चिराग वो अलग पर गया था, बट एंटी डिफेक्शन लॉ पशुपति पारस के पास नहीं, के ऊपर नहीं लगा था। बट ये होता कि पशुपति कुमार पारस इफ चेंज हिज पॉलिटिकल पार्टी एंड रेस्ट ऑल मेंबर विथ द चिराग, तो पशुपति पारस के पास एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता और उसकी सदस्यता एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खत्म हो जाती। ठीक है, तो ये उन्होंने 2/3 अगर कोई
पॉलिटिकल पार्टी से मर्ज करता है, ज्वाइन कर जाता है दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। और दूसरा चीज जो उसने किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कि 15% साइज ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज कितना होगा, तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि जो स्टेट में जो विधानसभा का जितना स्ट्रेंथ होगा, फॉर एग्जांपल बिहार में ये स्ट्रेंथ जो है ये 243 है, तो इसका जो 15% निकलेगा, ठीक है, उतना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज होगा। और लोकसभा का साइज अगर 245 है तो उसका जो 15% निकलेगा उतना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज होगा, ठीक है। बट इसका एक एक्सेप्शन है दिल्ली और पुडुचेरी के लिए कि उस वहां पर जो साइज होगा वो 10% ही होगा। जैसे दिल्ली का जो विधानसभा है उसकी साइज जो है 70 है, तो उसका 10% सिर्फ 7 होता है, ठीक है। तो वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज होगा वो 7 ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं। मतलब केजरीवाल की सरकार में मंत्री कितने हो सकते हैं? सिर्फ 7, बिकॉज ये जो है 70 का जो आंकड़ा है उसका 10% जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। दिस थिंग इज क्लियर, ओके। हम लोग ये देख चुके हैं डिफरेंट कमिटी ने इसको रिकमेंड किया था। ये भी हम देख चुके हैं किस तरह से मेंबरशिप जा सकती है, बट मेंबरशिप किसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा? अगर मैंने बताया कि 2/3 मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज करता है, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर 2/3 मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल एक ग्रुप से डिफेक्ट होके दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर एक स्पीकर है या चेयरपर्सन है, ठीक है, और वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, चाहे लोकसभा का स्पीकर है या विधानसभा का स्पीकर है। एंड इफ यू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग द स्पीकर, तो उसके ऊपर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज है, तो ये पॉलिटी से रिलेटेड था। बट इसके बाद जो हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा आर्टिकल्स है वो आज दैनिक जागरण में बहुत, और हिंदू में भी इसको कवर किया है आज, तो हम लोग इसके ऊपर देखते हैं कि व्हाट्स द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल था एज ए फ्रीडम स्ट्रगल में, इनका क्या रोल था? सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 में कटक में इनका जन्म होता है, ठीक है, जो अभी उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के पास है। और इस साल जो 2022 है ये इनका 125th बर्थ एनिवर्सरी है, 125वां जन्म दिवस है, और उसको भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। इसके साथ एक और कंट्रोवर्शियल है कि जो इंडिया गेट के पास जो अमर जवान ज्योति है, तो सरकार ने उस अमर जवान ज्योति जो है उसको हटा करके उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट करने के लिए जा रहा है। और जहां अमर जवान ज्योति जलता है वहां पर सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाने की बात गवर्नमेंट ने किया है। और इस बात को लेकर कि बहुत सारे ऐसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिसको वो तजब्बुर नहीं दिया गया जो उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लेकर अब ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है, बहुत सारे अपोजिशन लीडर ने कंट्रोवर्शियल इशू कर दिया है कि क्या नेशनल ये आपका अमर जवान ज्योति को हटाने की जरूरत नहीं थी, बट सरकार जो है वो अमर जवान ज्योति को वहां से हटा करके और उसको नेशनल वॉर मेमोरियल में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। और ये अमर जवान ज्योति था वो किसके लिए था कि 1971 के वॉर में जितने लोगों ने अपनी शहादत दी, ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जितने लोगों की शहादत हुई उसको लेकर के अमर जवान ज्योति था, इंदिरा गांधी ने इसको इनॉग्रेट किया था। उसी के जस्ट बगल में इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली तो नेशनल वॉर मेमोरियल है, वहां इसको ट्रांसफर कर रहा है। और जहां अमर जवान ज्योति का अभी अमर जवान ज्योति है वहां पर सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू लगाने की बात हो रही है, ठीक है। अब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा देखते हैं। ये एक पर्सन थे जिन्होंने आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम को क्रैक कर लिया था। और सब आपको ये मैं बता दूं कि सबसे पहले पर्सन तो ये नहीं थे, बट ही वाज आल्सो ए पर्सन हु क्रैक आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है, उस एग्जाम को क्रैक किया था। और अभी जो यूपीएससी का एग्जाम होता है दैट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, उस एग्जामिनेशन का एक एज ग्रुप है दैट इज 21 साल से लेकर आप 32 साल की उम्र तक अपना एग्जाम दे सकते हैं। और 6 अटेम्प्ट आपके पास, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी देन यू हैव द 6 अटेम्प्ट, इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी देन यू हैव 9 अटेम्प्ट, एंड इफ यू आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी देन यू हैव ओनली द 37 ईयर ऑफ एज, एंड हाउ मच अटेम्प्ट यू वांट टू डू इट्स नॉट लिमिटेड। बट उस समय जो इंडियन सिविल सर्विस होता था वो ब्रिटिश सरकार कराती थी, और उसके लिए जो मैक्सिमम एज जो था वो 21 ईयर एज था। जो आज मिनिमम एज है सिविल सर्विस को क्रैक करने के लिए, दैट इज मिनिमम एज, तब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो उस समय दैट वाज द मैक्सिमम एज फॉर द पर्सन टू अपीयर
टू पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, उसमें इंडियन सिविल सर्विस था और वो एग्जामिनेशन इंडिया में होता भी नहीं था, वो एग्जामिनेशन लंदन में होता था। ठीक है, तो वो लंदन गए थे और 1919 में इंडिया की तरफ से आईसीएस एग्जामिनेशन को, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक किया था और उसमें उनका रैंक जो था वो 4th रैंक था। और सबसे पहले मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सबसे पहले आईसीएस एग्जामिनेशन को, इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक किया वो सत्येंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1864 में। 1864 में रविन्द्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे, छोटे भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने जो है वो क्रैक किया था सबसे पहले आपका आईसीएस का एग्जामिनेशन 1864 में, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इस पे आपको ये 2 फैक्ट्स आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया हु क्रैक्ड द आईसीएस इज द सत्येंद्रनाथ टैगोर। देयर इज वन कंफ्यूजन दैट सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बट वो डिस्क्वालीफाई कर गया था ड्यू टू एज रिलेटेड इशू। ठीक है, वो डिस्क्वालीफाइड ड्यू टू एज रिलेटेड इशू। सुभाष चंद्र बोस ने 1919 में आईसीएस का एग्जामिनेशन क्रैक किया था और ऑल इंडिया मतलब वहां उस समय आईसीएस में उनका रैंक जो था वो 4था रैंक था और वो एग्जामिनेशन लंदन में होता था और उसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो था दैट वाज द 21 ईयर एज, जो आज यूपीएससी के लिए मिनिमम एज लिमिट इज 21 एंड मैक्सिमम इज 32। इन्होंने 1920 में फिर आईसीएस को छोड़ दिया, इंडियन सिविल सर्विस को छोड़ दिया और उसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में का पार्ट बन गए। उन्होंने भारतीय आजादी के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसका पार्ट हो गए और गांधी के साथ आए और लेटर उनका बहुत ज्यादा आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत मैच करता था, तो गांधी और नेहरू के साथ उन्होंने काम करना, सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे काम करना स्टार्ट किया। बट थोड़ा लिटिल बिट कंफ्लिक्ट हो जाता है इनको। 1937 में जब वो इंडिया आते हैं, फ्रॉम यूरोप से इंडिया आते हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस के ये 1938 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था हरिपुरा में, ठीक है, हरिपुरा में कांग्रेस के सेशन में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, और हरिपुरा जो है ये अभी गुजरात में, ये गुजरात में है। ठीक है, तो हरिपुरा में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं ये 1938 में। ये याद रखना है आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए कि व्हेन द सुभाष चंद्र बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो दैट इज द हरिपुरा सेशन 1938 में। फिर दूसरा इनका होता है, फिर से प्रेसिडेंट बनने की बात होती है 1939 में और ये त्रिपुरी सेशन में भी अपना इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, बट यहां पे इनको कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यहां गांधी से लिटिल बिट कॉन्फ्लिक्ट होता है। गांधी जो है उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को एज ए कैंडिडेट बनाया था और साथ ही साथ कांग्रेस, साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस भी इटसेल्फ बिकेम द कैंडिडेट, वो भी कैंडिडेट थे और गांधी के जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारामैया, उसको सुभाष चंद्र बोस ने डिफीट कर दिया। ठीक है, तो ये इसको सुभाष चंद्र बोस ने इसको डिफीट कर दिया पट्टाभी सीतारामैया का और इससे महात्मा गांधी का मॉरल लॉस हो गया कि महात्मा गांधी ने जिस पर्सन को सपोर्ट किया था वो जो है सुभाष चंद्र बोस से इलेक्शन लॉस्ट कर जाता है और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का गांधी के साथ डिफरेंस होता है एंड लेटर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस जो है वो रिजाइन कर देते हैं फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस से और फिर से इलेक्शन होता है और राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से रहते हैं, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ 1939 सेशन का। तो आपको ये बस फैक्ट्स याद रखना है कि जो 38 का जो सेशन हुआ था उसमें तो कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो हुआ था हरिपुरा में और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बने थे आपके वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। 39 में भी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को, जो गांधी द्वारा सपोर्टेड कैंडिडेट था, उनको डिफीट किया, बट ड्यू टू द पॉलिटिकल डिफरेंस बिटवीन गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम द कांग्रेस साइड, सुभाष चंद्र बोस रिजाइन एंड लेटर जो है इलेक्शन होता है और राजेंद्र प्रसाद बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद वो आगे जाके अपना एक ब्लॉक बना लेते हैं, एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, इन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह का, और साथ ही साथ उन्होंने आजाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। ये भी उनके लिए, उनके कैरियर का बहुत बड़ा पीक वर्ड आता है। उसके बाद इन्होंने, बोस ने सबसे पहले गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि हु से गांधी को फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल जो दिया था उन्होंने दिया था। ठीक है, और साथ ही साथ इंडिया, जो भी इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने निर्माण किया और उसके लिए इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, तो दिस इज द लेक्चर फॉर द टू ट्रिब्यूट नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉर हिज 125th बर्थ एनिवर्सरी व्हिच इज सेलिब्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए पराक्रम दिवस। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इतना ही है।
हम पर डे ये जो एक्सटेंसिव सीरीज है फ्रॉम आदित्य सिविल सर्विस, यहां से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड दिस क्लास इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ डेली न्यूज एनालिसिस। पर डे हम न्यूज, आप जो न्यूज़पेपर, डिफरेंट न्यूज़पेपर है उसमें जो पॉलिटिकल खबर को हम नहीं लेते हैं, बट जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी खबर्स हैं हम उस खबर्स को लेते हैं और उसके ऊपर एक्सटेंसिव डिस्कशन करते हैं। मेनली हम लोग एडिटोरियल को लेते हैं, जो संपादकीय पेज है उस पढ़ने में मेनली स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, तो ये उस पेज को हम लोग कवर करते हैं और उसको एक्सटेंसिव हम लोग उस लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके लाइव क्लासेस के थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम आदित्य सिविल सर्विस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फॉर 23rd ऑफ जनवरी, फिर ऑन 24th ऑफ जनवरी अगेन वी मीट विद द न्यू लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस कोऑपरेशन टिल दिस टाइम।